तो आइए अपने हृदयों में राष्ट्रभक्ति की लौ को और प्रखर करते हुए साक्षी बनते हैं। इस महागाथा के प्रस्तुत है काकोरी क्रांति गाथा। भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। हे ईश भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। यदि देश हित भरना पड़े मुझको सहस्रों बार ही, यदि देश हित भरना पड़े मुझको सहस्रों बार ही, तो भी मैं ना इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। उद्धार हो जब देश का इस देश कारागार से, भयभीत हम होंगे नहीं हम जेल से तलवार से। उद्धार हो जब देश का इस देश कारागार से, भयभीत हम होंगे नहीं हम जेल से तलवार से। बदला चुकेगा हरणकर्ता के रुधिर के धार से, होगी विजयनी भारती मेरे अमर बलिदान से, मेरे अमर बलिदान से। हे ईश भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। हे ईश भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। इतिहास प्रमाण है, जब जब सभ्यता फली फूली असभ्यों की टोली उन्हें लूटने आती। भारत के इतिहास में लुटेरों का आक्रमण करीब 2,500 साल पहले शुरू हुआ सिकंदर के रूप में। फिर शक आया, हूण आया और आई इस्लामी हुकूमत। कासिम से लेके गौरी खिलजी सब आए, रक्त बहाया और लूट कर ले गए इस देश को। लेकिन संघर्ष यहाँ खत्म नहीं हुआ। फिर 7 समंदर पार से आए गोरे फिरंगी और कहानी शुरू हुई धोखे और अमानुषिक अत्याचारों की। फिरंगी यानी अंग्रेज ना, उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ बेहतर नहीं किया था। ये तो उनसे पूछो जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्यागे और अपना सर्वस्व होम कर दिया। ये पूछो भगवान बिरसा से और खुदीराम बोस से, राम प्रसाद बिस्मिल से और अशफाक उल्लाह खां से, सरदार भगत सिंह से और सुखदेव से, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद से, ठाकुर रोशन सिंह से और राजेंद्र लाहाड़ी से, और पूछो दुर्गा भाभी से, रानी लक्ष्मीबाई से और ऐसे ना जाने कितने क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। क्या आप सब तिलका मांझी को जानते हैं? तिलका मांझी? हाँ, तिलका मांझी। अरे तिलका की माँ, देख तेरे बेटे ने क्या वीरता दिखाई है। देख किसका शिकार किया है। किसका शिकार किया है? अरे शेर का शिकार किया है, शेर का। शिकार करना ही है तो उन गोरे फिरंगियों का करके दिखा, तब मैं मानूंगी कि असली वीर। उनके अत्याचारों से ये जंगल दहल रहा है। अरे माँ तू इतनी परेशान क्यों होती है? मेरा ये शेर बेटा एक दिन उनका भी शिकार करके दिखाएगा। पकड़ो मारो पकड़ो। तुम हमसे बच के जाता कहाँ है? हम यहाँ के किंग हैं, तुम लोगों को टैक्स देना ही होगा। ब्राउन इंडीज ये टैक्स में हमें देता क्या है? काला काला दाना। हमें रुपीस चाहिए, रुपीस।
Understand? Brown it is. Hey, कोड़े ही मारो इन्हें. चलो भाग चले, हमें रुकना नहीं चाहिए. ये कहानी है सन 1784 की, जहां तिलका का संघर्ष लगभग 1.5-2 सालों तक चला. पूरे देश में जहां भी अंग्रेज गए उनका हथियारों के साथ विरोध किया गया. जनता ने हथियार उठा लिए. हालांकि उनके पास अंग्रेजों की तरह तोपें और बंदूकें नहीं थी. वो तीर, धनुष, तलवार, भाले आदि से लड़ रहे थे, परंतु लड़ रहे थे. तिलका मांझी को पकड़कर फांसी दे दी गई. ये पराधीनता से मुक्ति का नहीं, ये संग्राम था अपनी स्वाधीनता को बचाए रखने का. देश एक लंबे समय से लड़ रहा था अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए. तो क्या हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए थे? उनके पराधीन नहीं हुए थे? गुलामी का डंका पीटा गया था. 1784 में अंग्रेज देश के वन प्रांतों में घुसने और वहां के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, पर वहां उनका शासन नहीं था. हाँ, उन्होंने कुछ एक इलाकों पर कब्जा जरूर कर लिया था, पर इस कब्जे को शासन का नाम नहीं दिया जा सकता. अंग्रेजों ने देसी राज्यों पर कब्जा कर लिया. देसी राज्यों ने छोटा होने के कारण अंग्रेजों के साथ संधि भी कर ली थी. लेकिन ऐसे स्थान जहां पर अंग्रेजों का शासन केवल अपने बलबूते हो, ऐसे स्थान अब भी बहुत कम थे. राजा भले ही अंग्रेजों के सामने झुक गए, लेकिन लोग लड़ते रहे. लड़ाइयां चलती रही, अंग्रेज भी मारे जाते रहे और लोग भी बलिदान होते रहे. क्या आप सबको 1000 फांसी वाले पेड़ के बारे में पता है? 1000 फांसियों वाला पेड़, वो कौन सा पेड़ है? 1784 में शुरू हुई लड़ाई की ये चिंगारी 1857 तक आग का एक समंदर बन चुकी थी. 1857 की क्रांति में झारखंड के पलामू, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बंगाल के ढाका और आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जैसे स्थानों पर अंग्रेजों ने सामूहिक हत्याकांड करे. वहां पर सैकड़ों लोगों को इमली या बरगद के पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी जाती थी. रामजी गौंड आंध्र प्रदेश के निर्मल गांव के राजा थे और आंध्र प्रदेश में निजाम का शासन था. निजाम के राज्य में अंग्रेजों के प्रवेश करने पर गोंडों ने उनका पुरजोर विरोध किया. खूब लड़ाइयां हुई. सन 1857 से लेकर सन 1860 तक गोंडों ने अंग्रेजों को बारंबार खदेड़ा. तब अंग्रेजों ने हार मानकर निजामों के साथ मिलकर गोंडों पर हमला किया. भाइयों, हम लोग यहाँ युगों युगों से रहते आए. आज हमारे ही धर्म पर खतरा है. हमारी स्वाधीनता को छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं. नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे. तुम सब लोग तैयार हो जाओ. संघर्ष की बेड़ा आन पड़ी. हम अपने गांव में अंग्रेजों को घुसने नहीं देंगे और उन्हें कोई कर भी नहीं देंगे. राम जी, हमने सुना है कि निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली है और साथ मिलकर वो दोनों अधिक शक्तिशाली हो गए हैं. अरे हम तो वर्षों से ही निजाम से लड़ते आए, चाहे वो अंग्रेज हो या निजाम. अब तो संघर्ष ही हमारा जीवन. तुम सभी लोगों को तैयार करो. रोहिलाओं को जुटाओ और गौड़ साथियों को इकट्ठा करो. अपने गांव में जितने भी लोग हैं, चाहे वो तेलुगु हो या मराठी, उन्हें बताओ कि अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ने का समय आ गया है. राम जी, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है. अपने हथियार डाल दो. ओह, अच्छा, तो निजाम के सैनिक भी आ गए. निर्मल गांव में अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने दूंगा. मानिकगढ़ किला हमारा है. साथियों, कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए. हमें हमारी मातृभूमि की शपथ है. युद्ध हुए. अंग्रेजों के पास ताकत, हथियार और हुकूमत थी और हमारे पास केवल बाजुओं में ताकत और सीने में जलती हुई आग थी. आखिर कब तक इस बल पर लड़ा जा सकता था? तब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता और ताकत के बल पर 1000 लोगों को मार डाला और उन्हें पेड़ से लटका दिया और अंततः रामजी गौंड भी मारे गए. ऐसा केवल एक जगह नहीं हुआ था.
बल्कि 5 जगहों पर हजारों लोगों को फांसी पर लटकाया गया। 1857 का विद्रोह कोई छोटी घटना नहीं थी, बल्कि निरंतर चल रहे संघर्ष का एक वृहद रूप था। और इस संघर्ष में देश के साधु सन्यासी भी मिलजुल कर साथ दे रहे थे। इसी क्रम में 1902 में बंगाल में क्रांतिकारियों ने संगठन बनाने शुरू किए, जिनमें से एक थी अनुशीलन समिति। कार्यशाला खोलने होंगे, बहुत जल्द ही इसका इंतजाम करना होगा। आपको मालूम है कल क्या हुआ था? चलती हुई रैली में से 18 युवाओं को गिरफ्तार करके ले गए ये अंग्रेज। अंग्रेजों का अत्याचार असहाय होता जा रहा है। ऐसे ऐसे नरसंहार तो ना कभी देखे ना कभी सुने। ये राक्षस है दादा, इनसे लड़ना होगा। प्रमोद बाबू, स्वामी विवेकानंद ने सही कहा है, कमजोर शरीर से भगवत गीता पढ़ने का कोई लाभ नहीं। हमें अपने लड़कों को मजबूत बनाना होगा, उन्हें युद्ध का अभ्यास कराना होगा। वो योगा करे, कसरत करे, लाठी चलाना सीखे। लाठियां दादा, लाठियां गोलियों का मुकाबला कर पाएंगी? तो हमें बंदूकें खरीदनी होंगी, बम बनाने होंगे। दादा आप क्या कहते हैं? प्रमदा, बम और बंदूक तो वही चलाएंगे ना जिनके दिल में हिम्मत होगी। ये लाठी चलाना और कसरत करना तो युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है। हाँ, हमें बंदूकें भी चाहिए और हमें बम भी बनाने हैं, मगर ये सब करने के लिए जो साहस चाहिए, उसके लिए लाठी चलाना और कसरत करना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं केशवदा। वैसे भी बंकिम दा ने तो हमको रास्ता दिखा दिया है ना। जब इस देश की सुरक्षा के लिए ये साधु सन्यासी हथियार उठा सकते हैं, तो हमें तो हथियार उठाने ही होंगे। तो फिर समिति का काम पूरे देश भर में फैलाया जाए, हथियार इकट्ठे किए जाए और युवाओं को इकट्ठा करा जाए। युद्ध की तैयारी, और जैसी तैयारी हो जाएगी हम हमला करेंगे दादा। हाँ, हमें कुछ सुरक्षित स्थानों का भी प्रबंध करना होगा, हथियारों को भी छुपाना होगा और उन्हें चलाने वाले क्रांतिकारियों का भी ध्यान रखना होगा। अंग्रेजों को इसकी भनक भी ना पड़े, इसका भी प्रबंध करना होगा। क्रांति की लहर तेज हो रही थी, जगह जगह अनुशीलन समितियां बन रही थी और युवाओं में शौर्य और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई जा रही थी। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बन चुका था और दूसरी ओर पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे अन्य प्रांतों से आए युवा एकत्रित हो रहे थे, संगठन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजों को इस आंदोलन की भनक न लगे, इसलिए इस आंदोलन को वो प्रभात फेरी के रूप में निकालते थे। जहां देश विदेश में आंदोलन शुरू हो रहे थे, वहीं रविंद्र, सचिंद्र और जतींद्र तीनों भाई क्रांति के कार्यों में लगे हुए थे। वाराणसी में सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस ने क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित रूप दिया। गदर पार्टी के सहयोग से हथियारों का जाल तैयार हुआ। ये वो समय था जब युवा केवल संघर्ष ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो स्वतंत्र भारत का भविष्य गढ़ रहे थे और यही आधार बना काकोरी क्रांति का।
शांत शांत। बाकी अच्छा क्या हुआ राम? इन अग्नि की लपटों में क्या ढूंढ रहे हो? गुरुदेव, ये अग्नि कितनी पवित्र है ना, सब कुछ भस्म कर देती है फिर भी प्रकाश देती है। तो मेरा भी मन जल रहा है गुरुदेव, किंतु उसमें प्रकाश नहीं, सिर्फ बेचैनी। बेचैनी तो बदलाव की जननी है पुत्र। जिस हृदय में राष्ट्र की पीड़ा का अनुभव नहीं होता, वो हृदय हृदय नहीं, वो पत्थर होता है। तुम्हारी तड़प बता रही है कि तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए बने हो। उद्देश्य? हाँ। कैसा उद्देश्य? कैसा उद्देश्य? मैं रोज यहाँ ईश्वर की उपासना करता हूँ, मन को शांति मिलती, लेकिन जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ, सामने वही गुलामी, वही अत्याचार, अंग्रेजों के कोड़े और मेरे देशवासियों की झुकी हुई गर्दन। गुरुदेव, क्या मेरी भक्ति अधूरी? क्या मेरा ईश्वर ये सब नहीं देखता? ईश्वर सब देख रहा है राम, परंतु तुम केवल ईश्वर को केवल मंदिर की मूर्ति या आकाश में बैठे किसी पालक के रूप में क्यों देखते? वेदों ने क्या कहा? उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो। अधर्म का नाश करने के लिए ईश्वर स्वयं धरती पर नहीं उतरते राम, वो किसी राम के भीतर संकल्प बनकर उतरते हैं। संकल्प बनकर? हाँ, इस हवन कुंड को देखो, इसमें हम घी की आहुति क्यों देते हैं? ताकि वातावरण शुद्ध हो सके। उसी प्रकार जब अधर्म और अन्याय का विष फैल जाता है तो उसे मिटाने के लिए रक्त की आहुति देनी होती है। यही स्वराज्य का यज्ञ है। किंतु गुरुदेव, हमारे शास्त्र तो शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं ना। शास्त्र कायरता नहीं सिखाते राम। अत्याचारी के सामने हाथ जोड़ना शांति नहीं है, आत्महत्या है। जब अधर्म सर चढ़कर बोले, जब मातृभूमि की अस्मिता लुट रही हो, तो शस्त्र उठाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? यही कहा कि अन्याय सहना अन्याय करने से बड़ा पाप होता है। यानी क्रांति ही ईश्वर की इच्छा है। क्रांति कोई विद्रोह नहीं है पुत्र, क्रांति तो प्रकृति का नियम, न्याय। जो शासन आत्मा को कुचल कर रख दे, उसे उखाड़ फेंकना ही ईश्वरीय कार्य होता है। राम, ये अंग्रेज केवल हमारी धरती पर कब्जा नहीं जमाए हैं, ये हमारे स्वाभिमान, हमारी संस्कृति को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। राम, तुम्हारी लेखनी में आग है, तुम्हारे कंठ में सरस्वती है। अब समय आ गया है राम कि एक कवि के हृदय के साथ साथ तुम्हें वज्र जैसा कठोर भी होना होगा। गुरुदेव, आज आपने मेरे द्वंद्व को समाप्त कर दिया। मैं ईश्वर को अब तक मंदिरों में ढूंढ रहा था, लेकिन आज समझ आया कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, बल्कि मेरी पीड़ित भारत माता के उन आंसुओं में है जिन्हें पहुंचने के लिए मुझे चलना होगा। तो फिर प्रतिज्ञा करो राम, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा यौवन, तुम्हारा रक्त केवल और केवल राष्ट्रवेदी पर समर्पित होना चाहिए। किंतु ये मार्ग कांटों भरा है पुत्र, इसमें यश मिले ना मिले, परंतु मृत्यु अवश्य मिल सकती है। आप ही ने तो सिखाया है गुरुदेव, मृत्यु शरीर की होती है, विचारों की नहीं। मैं बिस्मिल इस देश की दशा देख, और ये बिस्मिल तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक इस देश में स्वराज का सूर्योदय नहीं हो जाता। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें। विजय भव राम, इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आज से तुम केवल राम प्रसाद नहीं, तुम क्रांति के अग्रदूत हो। मैं वादा करता हूं गुरुदेव, आज के बाद मेरी हर सांस, मेरी हर कविता, मेरी हर बोली पर केवल केवल अधर्म के नाश के लिए ही उठेगी। विजय भव राम।
तभी बिस्मिल्लाह ने बोला, देखिए ये भारत के हृदय सम्राट का स्वागत हो रहा है, किसी चोर चक्के का नहीं। घोड़ा गाड़ी उसी राजपथ से जाएगी जहां से तिलक जी को लोग देखना चाहते हैं। अरे ये बताओ, नरम दल के नेता ने क्या कहा था? दादा फिर नरम दल के नेता से सामने आके खड़े हो गए और बोले कि तुम कल के लौंडे हमें सिखाओगे, करो ये गाड़ी पीछे, ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। पूरी वाला और दादा जैसे अब ये नेता है ना, वहां पर जितना भी भीड़ मौजूद था वो सब बग्गी के सामने जाकर लेट गया। अच्छा हाँ, फिर बिस्मिल्लाह ने बोला, अगर ऐसा है तो चला दो ये घोड़ा गाड़ी हमारे सीने पर। अगर तिलक जी का जुलूस आज नहीं निकलेगा तो ये घोड़ा गाड़ी हमारी रात के ऊपर से जाएगा। उड़ी बाबारी बाबा, दादाजी दादा, ऐसा सन्नाटा हमने कभी नहीं देखा दादा। दादा सबके मुंह बंद हो गए, सबकी सांसें वहीं के वहीं रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया दादा। तभी बिस्मिल्लाह ने पूरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा, बंधु, इन अंग्रेजों के घोड़ों में वो सामर्थ्य नहीं है जो लोकमान्य तिलक जी का भार उठा सके। खोल दो इन घोड़ों को। आज ये घोड़ा गाड़ी कोई जानवर नहीं बल्कि तुमने उठाई। अरे आप खींचेगा तो फिर इसने? अरे ये खुद को ही खींच ले, वही काम है दादा। आप तो बहुत ज्यादा मजाक करते हैं, हमको नहीं पता था। उन्होंने कहा कि आज ये घोड़ा गाड़ी कोई जानवर नहीं बल्कि मैं खुद राम प्रसाद बिस्मिल खींचेगा। तभी उन्होंने घोड़ा गाड़ी का डंडा लिया और रखा अपने कांधे पर और लगे खींचने बग्गी को। और वहां जितना भीड़ मौजूद था सब लोग नारा गाने लगा, लोकमान्य तिलक की, लोकमान्य तिलक की, लोकमान्य तिलक की, लोकमान्य तिलक की, लोकमान्य। और दादा 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 बोलती हो गया, हम तो आपके बारे में ही तारीफ कर रहा था। देखिए जी, यही है बिस्मिल्लाह जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत चर्चित हो तुम, लेकिन आज जो तुमने लखनऊ में वीरता दिखाई है उससे मैं ये तो पता चल गया कि तुम्हारे बाजू में बहुत ताकत है। श्रीमान, मैं सिर्फ भक्ति पूछकर कुछ नहीं, मैं अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ना चाहता हूं। हाँ, बग्गी खींचना तो सिर्फ एक झांकी थी, असल काम अब शुरू होगा। हम एक संगठन बनाने जा रहे हैं जो भावनाओं से नहीं गोलियों और बम से बात करेगा। मातृवेदी भी तैयार है और आगे चल के हमें इस पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोना है। एक ऐसा प्रजातंत्र जहां ना राजा होगा ना रंग। प्रजातंत्र? हाँ, श्याम जी वर्मा द्वारा स्थापित गदर पार्टी। हमें तुम जैसे फौलादी इरादों वाले लोगों की जरूरत है। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? बिल्कुल। जिस दिन गुरुवर सोमदेव ने मुझे अधर्म के नाश का पाठ पढ़ाया था, मैंने उसी दिन अपना श्राद्ध कर लिया। आप बिस्मिल का अर्थ समझते हैं? घायल। बताइए कहां हस्ताक्षर करने हैं? मैं अपने रक्त से करता हूं। शाबाश नौजवान, लेकिन रक्त की जरूरत रणभूमि पर पड़ेगी। बिस्मिल्लाह, गदर पार्टी में आपका स्वागत है। आज से तुम हमारे महायज्ञ के प्रमुख ऋत्विक हो। दादा, बिस्मिल्लाह, हम भी आराम उठा सकता था घर में रहकर। हम भी माँ बाप के पाले थे बहुत दुख सहकर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वंदे
अमेरिका की स्वतंत्रता का श्रेय उसकी राजनीतिक स्थिति और उसकी भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहाँ के क्रांतिकारी रहो और वहाँ राम बेटा खाना खा ले। आया माँ। उसका जिस्माना रिश्ता रूहानी ताल्लुक में राम खाना खा ले। आया माँ, रख दो, मैं खा लूंगा। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, यहाँ बैठा है देखो। राम पहले खाना खा। माँ रख दो, मैं खा लूँ। पहले खाना खा। अच्छा खा रहा हूँ। छोड़े मत, क्या दिन भर कागज काले करता रहता है। खाना खा। ये कागज नहीं है माँ, बारूद है, बारूद। ये देखो किताब लिख रहा हूँ, अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास। जब देश के नौजवान इसे पढ़ेंगे ना, उनका खून भी खौल जाएगा। उनका खून खौले ना खौले, पर तेरी उम्र जरूर निकल जाएगी एक दिन। और ये सब क्या फैला रखा है यहाँ पे? तुझे पता है पड़ोस वाली काकी क्या कह रही थी? अरे उनका क्या, वो तो कुछ भी कहती रहती है। सुन तो ले, वो कह रही थी कि राम के लिए एक सुंदर सी लड़की देखी है। अब तू ये बता कि कब घोड़ी चढ़ रहा है और कब इस घर में शहनाइयाँ बज रही हैं? शहनाई तो बजेगी माँ, लेकिन शादी की नहीं, आजादी की। वाह क्या बात है। तू मुझे दूर के सपने मत दिखा, मेरे जीते जी बहू का मुंह दिखा दे बस। तुमको बहू चाहिए ना? हाँ। तो मैंने एक पसंद कर लिया। सच? कैसी दिखती है वो? गोरी है या सांवली? बहुत सुंदर है माँ, एकदम परियों जैसी। लेकिन 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 एक दिक्कत है माँ। अरे क्या दिक्कत है? तुम बता दो। अरे एक हाँ कोई दिक्कत होगी तो मैं देख लूंगी, जेवर पैसा सब इंतजाम कर लिया। अरे वो ये सब नहीं मांगती माँ, वो जेवर पैसा नहीं मांगती। फिर क्या मांगती है? खून। खून? तू मुझसे ही बातों में फंसाता है। जा, मैं तुझसे बात नहीं। अच्छा 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 माँ माँ मेरी बात। अच्छा बैठो बैठो। कहाँ? हाँ बैठो बैठो। अच्छा अरे बैठ माँ। माँ मैं ना, माँ मैं जो किताब लिख रहा हूँ ना, है वो ना, अगर वो छप गई ना, तो देश के नौजवान बढ़ चढ़ कर आज़ादी में हिस्सा लेंगे। माँ उस किताब को छपाने के लिए मुझे 200 रुपये दे दो ना। पर अभी तो कुछ महीने पहले 50 रुपए दिए थे, सब खर्च हो गए। अरे अब संगठन में जुड़ा हूँ तो पैसे खर्च होंगे ना। बस इस बार मुझे 200 रुपये दे दो, मैं वापस कर दूंगा। मुझे किताब छपानी बहुत जरूरी है। माँ कर दो ना। माँ कर दो ना। अभी मुझे छोड़, जाने दे मुझे। माँ कर दो ना। जाने दे मुझे। राम, ये क्या है? देख तो सही। हाँ ये गहने तुम क्यों ले आई माँ? तू रख ले। तेरे पिताजी से छिप छिप कर एक एक पैसा जमा कर कर एक कंगन बनवाए थे। सोचा था अपनी बहू को दूंगी, पर तू रख ले, तेरे काम आएंगे। नहीं माँ, माँ ये तो तेरे जीवन भर की जमा पूंजी है माँ, ये मैं नहीं रख सकता। अरे वैसे भी ये तो बहुत कीमती। माँ मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 200 रुपये दे दो, ये तुम रख लो माँ। रख ले, तेरे काम आएंगे। और ये देश गुलाम रह गया तो? ये देश गुलाम नहीं रहेगा माँ। जिस देश की माँ तेरे जैसी हो, वो देश कभी गुलाम नहीं रह सकता। अमेरिका की स्वतंत्रता और देशवासियों के नाम संदेश। किताबें तो तैयार है राम भाई, लेकिन इन्हें खरीदेगा कौन?
पुलिस पीछे पड़ी है, लोगों के मन में डर बैठा हुआ। बेचते तो पड़ेंगे अशफाक, माँ के 200 रुपए इसी उम्मीद में लगे। राम भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन इन चंद रुपयों से होगा क्या? हमें जर्मन माउजर चाहिए, रिवॉल्वर चाहिए। एक एक हथियार के लिए सैकड़ों रुपए लगते हैं। इन चंद रुपयों से हम ब्रिटिश हुकूमत से लड़ नहीं सकते। उनसे लड़ने के लिए हमें बड़ा फंड चाहिए होगा। जानता हूँ अशफाक, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकले। तुम देखना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले। Move it! Move it! Come on! Come fast! Move it! Move it! Move it fast! Put it here. Put it here! Perfect! Bring it down! देख रहे हो राम भाई, बाहर मेरे देश का किसान धूप में जल रहा है, बारिश में गल रहा है, उसकी फसलियां दिखाई दे रही हैं, उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, और यहाँ ये उसकी मेहनत की कमाई को उस पेटी में कैद करके ले जा रहे हैं। सरकारी खजाना अशफाक, ये सरकार किसकी? ये खजाना किसका? हमारा है अशफाक, हमारा। ये संदूक सिर्फ पैसे लेकर नहीं जा रहा, बल्कि हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने का सामान लेकर जा रहा। और इन्हीं पैसों से वो बंदूकें खरीदेंगे, और उन्हीं बंदूकों से जलियांवाला बाग, मानगढ़ पहाड़ी और हजार फांसी वाले पेड़ जैसे कत्लेआम करेंगे। नहीं अशफाक, अब हम ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं, क्योंकि अब हम किताबें नहीं बेचेंगे अशफाक, हम इतिहास लिखेंगे। लेकिन नहीं दादा, उस वक्त दादा बाहर का हवा बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। क्या हुआ लाहड़ी? अरे कल हम बाजार गया तो हमने देखा लोगों की आंखों में डर, ऐसा डर जो लोगों की हड्डियों तक उतर गया है। एक अंग्रेजी अफसर ने एक बूढ़े रिक्शे वाले को ठोकर सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो जल्दी से रास्ता नहीं दे पाया, और वो बेचारा बुढ़ा, अरे उसने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यही तो खून खौलाता है। हम 30 करोड़ होकर भी उन मुट्ठी भर अंग्रेजों के गुलाम हैं। वो हमें कीड़े मकोड़े समझते और हम बस चुपचाप सह रहे हैं। हम सह नहीं रहे हैं मनमत, हम सो रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। असहयोग आंदोलन से एक उम्मीद की किरण बनी थी अशफाक भाई, लगा था स्वराज एक कदम दूर है। अरे हमने लाठियां खाई, स्कूल छोड़े, और परिणाम चोरी चुरा की एक घटना, और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। आजाद गांधी जी का अपना तरीका है सत्ता और असत्य और अहिंसा, लेकिन जब लोहे की जंजीरें पैरों में पड़ी हो तो फूल मारने से वो टूटती नहीं। आज हमारे देश का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अगर उसकी ऊर्जा को हमने सही दिशा नहीं दी ना, तो वो अपने आप को जला के राख कर देगा। अशफाक सही कह रहे हैं, अहिंसा वीरों का आभूषण है, कायरता का नहीं। जब अत्याचार सारी सीमाएं पार कर जाए तो हथियार उठाना धर्म बन जाता है। और मनमत, अभी युवा हो, याद रखना, क्रांतिकारी की असली ताकत उसकी पिस्तौल नहीं, उसका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य? क्रांति में इसका क्या काम है? हमें बारूद चाहिए, बारूद। बारूद तो बाजार में भी मिलता है मनमत, पर उस बारूद को सही दिशा में दागने का संयम बाजार में नहीं मिलता, वो ब्रह्मचर्य से आता है। ब्रह्मचर्य केवल शादी ना करना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाना। अरे जो इंसान अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वो देश को आजाद कैसे कराएगा? जब वो अपनी ऊर्जा को वासना और विलास में नष्ट नहीं करते, तो वो ओज बनकर हमारे चेहरे पर उतरती और तेज बनकर हमारे संकल्प में उतरती है। और यही तेज हमें अंग्रेजों के सामने टिकने नहीं देगा। राम भाई सही कह रहे हैं मनमत, HRA का गठन हो चुका है और इसका संविधान भी लिखा जा चुका है, और अंग्रेजों को यहां से खदेड़ने के बाद क्या करना है वो भी तय हो चुका है। बस कुछ ही समय में हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आप ठीक है दादा, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन उससे पहले हमको खुद मजबूत होना होगा। संगठन चलाने के लिए, होटल खरीदने के लिए हमारे पास धन किधर है? किधर है धन बोलो? अरे चंदे से तो पेट भी नहीं भरता, हम फौज कैसे तैयार करेगा? जर्मनी से माउजर मंगवाने के संपर्क है हमारे पास, लेकिन अपना पॉकेट खाली है। तो क्या अपने देशवासियों को लूटे, डकैती डाले? नहीं, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। अरे इससे तो देशवासियों के हम पर से भरोसा उठ जाए। नहीं अशफाक, हम अपने भाइयों को नहीं लूटेंगे, हम अपना ही धन वापस लेंगे। अपना धन मतलब? ये देखो, सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली रेलवे लाइन, अंग्रेजों का खजाना जो उन्होंने हमें ही लूट लूट कर जमा किया है, इसी लाइन से जाता है। और ये स्थान है काकोरी। काकोरी? हम सरकारी खजाना लूटेंगे? हम लूटेंगे नहीं आजाद, हम उस पर अपना अधिकार जमाएंगे। ये पैसा भारत का है और भारत की आजादी के ही काम आना चाहिए। योजना क्या है लाला? 9 अगस्त 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। जैसे ही ट्रेन काकोरी से गुजरेगी, ट्रेन चेन पुलिंग की जाएगी। मनमत, तुम और राजेंद्र गार्ड के डब्बे पर नजर रखो। अशफाक, तुम ड्राइवर को संभालो, मैं और आजाद संदूक तोड़ेंगे। लेकिन राम भाई, ये तो सीधा सीधा ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर तमाचा हो। वो पागल कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ जाए। फांसी का फंदा भी हो सकता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही एक बाकी निशान। अशफाक, क्या हम मौत से डरते हैं? सच्चा मुसलमान खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। और जब दोस्त राम प्रसाद का साथ हो तो फिर फांसी का फंदा भी फूलों का हार लगता है। तो फिर दे रहा, इस बार धमाका ऐसा होगा जिसकी गूंज लंदन तक सुनाई देगी। जो आग इस लालटेन में जल रहा है, कल पूरे हिंदुस्तान के दिल में जलेगा। जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बची है, भारत माता की बेड़ियां टूटने से पहले हम लोग विश्राम नहीं करेगा। शपथ लो। हम शपथ लेते हैं, इंकलाब!
साम्राज्य की नींव तो हिला दी, लेकिन एक बेगुनाह की मौत ने बिस्मिल के दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया। और वो जमीन पर छूटी हुई शॉल, वो महज एक शॉल नहीं थी, वो उन सब क्रांतिकारियों की फांसी का फंदा बनने वाली थी। भागने की कोशिश मत करना राम प्रसाद, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। You are under arrest। चलो राजेंद्र गाड़ी गिरफ्तार किया जाता है। चल उठ। Hey you mister, you are under arrest लेकिन मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? because you are a member of HRA। अशफाकुल्लाह खान ये चारों ओर से घेर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गए? चल एचआरए के कई क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी दे दी गई, जिसमें अशफाक, बिस्मिल, राजेंद्र और रोशन थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आजाद तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। Don't move and surrender yourself। Don't move आजाद, otherwise he will shoot you। Don't move, don't move आजाद। लेकिन चंद्रशेखर आजाद हमेशा आजाद ही रहे। अरे अंग्रेजों की पतलून गीली हो गई थी। वो तो बहुत अच्छा, उनका पतलून गीला होना मांगता है। कोई शेर हो जाए। हाँ दादा, कोई शेरो शायरी हो जाए। शेर देश के वास्ते कुछ काम भी करना है। वाह, तुमको मरना नहीं आता, अभी मरना सीखो। क्या बात। डरते हो खंजर कातिल से किस दिन के लिए? ओ बिस्मिल्लाह, डॉर को माहौल है, डॉर को। हाँ लौरी, डरते हो खंजर कातिल से किस दिन के लिए? जो तुम बिस्मिल हो तो फिर शौक से मरना सिखाए। बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद ये हिंदुस्तान होगा। राम भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया। खातिर हो गई। बहुत अच्छे से। कैसे हो अशफाक दादा? आओ बैठो। रोशन आइए दादा, बैठिए। आराम से। बाहर की हवा कैसी है अशफाक? वैसे ही है जैसे आप छोड़कर आए थे। लोगों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दादा, अच्छी बात। हमको एक बात समझ में नहीं आता। क्या? ये पुलिस वालों को हमारे बारे में पता कैसे चला? हाँ दादा, हमने तो कोई सुराग भी नहीं छोड़ा था। सुराग हमने नहीं, सुराग हमारे अपनों ने दिया है लाड़ी। अपनों ने? हाँ, मतलब? बनारसी बनारसी दास टूट गया, उसने हम सबकी बकबरी कर दी। बनारसी दास जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने। सारी गलती मेरी है। तुम लोगों ने मुझे समझाया था कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसे शामिल मत करो।
राम भाई लेकिन मैं नहीं। खुद को क्यों दोष देते हैं? अरे गद्दार के माथे पर गद्दार लिखा थोड़ा ही होता है। दोष कैसे ना दोष पा, सारी गलती मेरी। बिस्मिल दादा, हमने सोचा था कि जिस राष्ट्र पर हम कुर्बान हो रहा है उस राष्ट्र का एक एक व्यक्ति हम पर कुर्बान हो जाएगा। इन अंग्रेजों की जंजीरें इसलिए इतनी मजबूत नहीं क्योंकि इनके पास तोपे हैं, बंदूक है, बल्कि इसलिए इतनी मजबूत है कि भारतीय ही भारतीय पर गोली चलाते हैं। भारतीय ही भारतीय का खून चूसने में लगे हैं। ये गद्दार अंग्रेजों को वो विटामिन दे रहे हैं जिससे वो दो गुनी और रात चुगनी बढ़ते चले जा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे खून पर। राम भाई, आप फिक्र मत कीजिए, एक एक गद्दार से किन के बदला लिया जाएगा। हमारा इंकलाब पीछे नहीं हटेगा। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे। आजाद ही हो लेंगे या फिर सर ही कटाएंगे। हटने के नहीं पीछे, डर के कभी जुल्मों से। तुम हाथ बढ़ाओगे, हम पैर बढ़ाएंगे। इंकलाब! 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 क्या शोर मचा रखा है? Hey, you Brahmindi, what are you doing? We are doing इंकलाब जिंदाबाद फिरंगी। ये क्या हाल बना लिया है अशफाक मियां। भाई मैंने तो सुना था तुम पढ़े लिखे हो, फिर ये राम प्रसाद बिस्मिल और वो क्या था हिंदू राज। इसके चक्करों में क्यों पड़े हो? तुम्हें क्या लेना देना? अपनी जबान संभाल के बात कर तसद्दुक। और तू अपनी अकल का इस्तेमाल कर, समझा? ब्रिटिश सरकार से बगावत अच्छी बात नहीं है। एक काम कर, मुझे चंद्रशेखर आजाद का पता बता दे और ये बता दे कि वो हथियार कहाँ छुपे हैं। मैं तुझे बाइज्जत रिहा करवाऊंगा। रिहाई? तू मुझे रिहाई देगा? गुलाम कुत्ते! तसद्दुक, मेरा मजहब इस्लाम जरूर है, लेकिन मेरा मुल्क हिंदुस्तान है और राम प्रसाद मेरा भाई है। जाके कह दे अपने अंग्रेज आकाओं से, अशफाक के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकते, लेकिन उसके ईमान को नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते। इतना मारो कि उनकी हड्डियां टूट जाए। आजाद का पता बता दे, तेरी जान बख्श दी जाएगी कुत्ते। उसका क्या ही पता होगा जिसके नाम में ही आजाद है। अपने घर वालों की चिंता कर। हमको अपना कोई चिंता नहीं है, हमको चिंता है अपने हिंदुस्तान की, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ही हमारा परिवार है फिरंगी।
सारे साथी टूट रहे हैं। तुम लीडर हो, अक्लमंदी दिखाओ, हजरात का पता बता दो, अपना जुल्म कबूल कर लो। मैं तुम्हारी सजा करा दूंगा और तुम्हें इनाम भी मिलेगा। अच्छा, इनाम मिलेगा? तुम अंग्रेज व्यापारी के व्यापारी रहे फिरंगी। तुम्हें लगता है दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन तुम अब हिंदुस्तानियों की मिट्टी को नहीं पहचानते। तुम मेरे शरीर को फांसी पर चढ़ा सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को, आजाद को और इस इंकलाब को तुम कभी नहीं रोक पाओगे। Can be ready to experience the hell punishment. थक गए? इससे ज्यादा तो हमारे पिताजी हमें मार लेते थे। ये क्या तरीका है खाना देने का? हम चोर उचक्के नहीं है, हम क्रांतिकारी हैं। Yes, we are political prisoners. हम राजनीतिक कैदी हैं और हमारे साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए। जब तक हमको पहनने के लिए साफ सुथरा कपड़ा, खाने के लिए अच्छा भोजन और पढ़ने के लिए कलम और किताबें नहीं दी जाएंगी, तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। हाँ, भूख हड़ताल करेंगे। हसीराने कफस से काश ये सही याद कह देता, हसीराने कफस से काश ये सही याद कह देता। रहो आजाद होकर हम तुम्हें आजाद करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नहीं बेजार करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नहीं बेजार करते हैं। राम भाई, आज पूरे 13 दिन हो गए, आते पेट को नोच के खाने लगे। राम भाई, क्या ये अंग्रेज हमारी शर्तें मानेंगे? हमारी आते भोले ही गल जाए, लेकिन हमारा संकल्प को भी नहीं गलना चाहिए। हम कोई मामूली कैदी नहीं है जो कीड़े लगी दाल और सड़ी हुई रोटियां खाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, एक निगाह निवाला भी हमारे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हमने जान हथेली पे रख के काकोरी में बगावत की थी, तो क्या सलाखों के पीछे भूख से डर जाएंगे? नहीं, ये अंग्रेज हमारे जिस्म को भूखा रख सकते, हमारी आजादी की भूख को नहीं। नहीं खाएंगे। तो तुम लोग खाना नहीं खाओगे? तुम अंग्रेज लोग बहरा है क्या? अभी बोला ना नहीं खाएगा। Guards! इन लोगों की नाकों में खाना ठूस दो। ऐसा नहीं इन क्रांतिकारियों को बहुत मारा गया,
लेकिन ये भारत माता के सपूत नहीं डिगे। अंत में ब्रिटिश सरकार ने हार मान ली और इनकी मांगे भी पूरी करी। इनको पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा भी मिला। जेल में साफ कपड़े, अच्छा खाना और किताबें भी दी गई। वाह, क्या खूब लिखा है रोशन, वाह। जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते। वाह, क्या खूब लिखा है। क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया। राम प्रसाद, तुमसे मिलने मजिस्ट्रेट टेनुदीन आए हैं। अनुदी आपके दस्तखत चाहिए। हाँ हाँ पढ़ लीजिए। वैसे बाकी सबने दस्तखत कर दिए हैं। ये सबने कर दी? हाँ जी हाँ जी। ये पुलिस ने यूं ही आपका केस बहुत बड़ा चढ़ाकर बनाया हुआ है। ये संजीदा बात है नहीं। हाँ जल्दी रिहा हो जाएंगे और बाहर सब आपका इंतजार भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अरे लोगों में बहुत गुस्सा है बाहर। क्रांति की आग सुलग रही है। सच में क्रांति की आग बात बिल्कुल बिल्कुल, आप तो काकोरी का शेर बोल रहे हैं। बहुत उम्मीदें हैं आपसे सबको। इसलिए अंग्रेज सरकार हमें सजा देना चाहती है ताकि वो सबके सामने उदाहरण पेश कर सके और कोई अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा। हाँ इसीलिए तो आपका बाहर निकलना और भी ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं तो अपनी तरफ से रिपोर्ट बना ही दूंगा, मगर हो सकता है कुछ वक्त लगता है। वक्त नहीं है हमारे पास साहब, वक्त नहीं है। आगे बाहर निकलना है, संगठन के काम को आगे बढ़ाना। हम बहुत दिनों तक जेल में नहीं रह सकते। सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो वक्त तो लगेगा ही ना। हाँ अगर एक छोटी सी माफी मांग लेते तो। क्यों मांग ले माफी? क्यों मांग? हम नहीं मांगेंगे माफी। आप तो सरकार के इरादे जानते ही हैं ना। अब मेरा काम था सुझाव है, बाकी आप लोग आपस में एक बार जरा बात कर लीजिए। मैं चलता हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा रंग दे बसंती चोला, वाह। हम मस्तों को पहन के निकला देसी का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वाह राम भाई वाह, क्या खूब लिखा है, वाह। दादा जब हम अगले मिशन पे जाएगा ना तो यही गाना गा गा के लोगों में जोश भरेगा, उनको उत्साहित करेगा, देखना। भाइयों मैंने एक फैसला किया, मैं अंग्रेजी हुकूमत को एक माफीनामा लिखकर दे दूंगा। राम भाई आपका दिमाग तो ठीक है, हम मौत के मुहाने पर खड़े हैं और आप अंग्रेजों के तलवे चाटने की बात कर रहे हैं। दादा जब आपको अपनी जान से इतना ही प्यार था तो हत्यारे से मोहब्बत क्यों किया? हमने जो आग लगाई थी वो माफी मांगने से बुझ जाएगी। लोग क्या कहेंगे, काकोरी के शेर गीदड़ निकले। तो तुम्हें लगता है कि राम प्रसाद बिल्कुल मौत से डर गए? तुम्हें लगता है कि मैं यहां से निकलकर घर जाकर चैन की नींद सोऊंगा? ये मेरा माफीनामा एक माफी नहीं बल्कि एक कूटनीति है। कूटनीति? कैसी कूटनीति? सोचो, अगर अंग्रेजों ने हमारा माफीनामा कबूल कर और हम यहां से बाहर निकल गए तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे? नहीं, हम बाहर निकले, अपनी बिखरी हुई ताकत को फिर से जोड़ेंगे और पहले से 100 गुना बड़ी योजना बनाकर अपने आप को मां भारती के चरणों में समर्पित करेंगे। हम एक नया और भयानक तूफान खड़ा कर देंगे। और अगर अंग्रेजों ने हमें माफ किया, जैसा कि लोग कभी नहीं करते, तो जानते हो क्या होगा? ये मुकदमा लंबा सालों तक चलेगा। देश का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि काकोरी में क्या हुआ था और ये अंग्रेज हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही। अरे हमें मरना तो है, तो क्यों ना एक ऐसा धमाका करके मरे जिससे अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिल जाएं। अब बताओ,
क्या मेरा ये माफीनामा कायर था? नहीं, ये माफीनामा नहीं है, ये अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील होगी। इलाही खैर वो हरदम नहीं बेसात करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नहीं बेसात करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम पर याद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम पर याद करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सितम ऐसा नहीं देखा जहाँ ऐसी नहीं देखी, सितम ऐसा नहीं देखा जहाँ ऐसी नहीं। फिर कई दिनों तक सुनवाई चली, दलीलें दी गई, सबूत पेश किए गए। जब ये चारों शेर कोर्ट के अंदर गरजते थे तो ब्रिटिश हुकूमत थर्रा उठती थी। फिर वो दिन आया जब इनकी आखिरी सुनवाई थी। इलाही खैर वो हरदम नहीं बेसात करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नहीं बेसात करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नहीं बेसात करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम पर याद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम पर याद करते हैं। प्रिजनर्स को शांत रखा जाए। प्रोसिक्यूशन, यू मे प्रोसीड। माय लॉर्ड, जैसा कि यह साबित हो ही चुका है कि काकोरी की घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। यह एचआरए द्वारा ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने की एक साजिश थी। बनारसी दास की गवाही से यह साबित हो चुका है कि ये लोग वहां मौजूद थे काकोरी में। और माय लॉर्ड, अब मैं एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहता हूं जिसने इस पूरे केस की रिपोर्ट बनाई है। मैं मैजिस्ट्रेट एनुद्दीन को बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। मैजिस्ट्रेट एनुद्दीन, आपने काकोरी के केस पे रिपोर्ट बनाई थी, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला, आप जरा कोर्ट को बताइए। बताइए। माय लॉर्ड, मेरी विस्तृत जांच के अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहाड़ी, ये चारों के चारों देशद्रोही हैं। ये क्या बोल रहे आप? अब पागल हो गए? क्या बोले जा रहे? यू मे कंटिन्यू। माय लॉर्ड, 9 अगस्त की रात को इन चारों ने एक ट्रेन में डाका डाला, एक बेगुनाह आदमी की हत्या की और सरकारी खजाना लूट के ले गए। इन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। माय लॉर्ड, पुलिस की रिपोर्ट में लिखी एक एक बात सही है और मैं अदालत से सिफारिश करूंगा कि इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यस माय लॉर्ड। अनुद्दीन, हमारे गले से लग के हमारी पीठ पे छुरा घोंप दिया। तुझे शर्म नहीं आई? अरे तुम खुद को हिंदुस्तानी बोलता है, तुम कैसे हिंदुस्तानियों की वजह से आज हमारा हिंदुस्तान गुलाम है? छक लो रे बच्चा, गद्दार, अंग्रेजी कुत्ता। माय लॉर्ड, ये मेरे गवाह को डरा रहे। मुझे अपनी गद्दारी के लिए इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। डिफेंस, तुम्हारे वकील ने कोई ठोस दलील नहीं दी। तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ कहना है? बिल्कुल कहना है। कहने को कुछ नहीं रहा माय लॉर्ड, बहुत सब कुछ बाकी है माय लॉर्ड, बहुत कुछ बाकी है। डॉक्टर साहब, ये केस किस सबूत पर खड़ा है? एक मुखबिर की गवाही पर, एक ऐसा स्टैंड जिसने चंद पैसों की खातिर अपना जमीन बेच दिया। और ब्रिटिश कानून भी यही कहता है कि किसी भी सरकारी गवाह की किसी भी बात को बिना किसी ठोस सबूत के साथ नहीं माना जा सकता। हाँ, कानून है, आप जा सकते हैं। सबूत है माय लॉर्ड, काकोरी में मिली वो शॉल, मतलब जो बनारसी दास की थी। मतलब एक शॉल के टुकड़े से आप साबित कर देंगे कि हम सब वहां मौजूद थे? बकवास वकील है तुम। कहाँ है बरामद किए हथियार जिनसे गोलियां चलाई गई? कहाँ है वो हथियार? कहाँ है वो लूटा हुआ खजाना? पुलिस को हमारे घरों से फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है।
लेकिन तुम्हारे पास भड़काऊ साहित्य एवं कविताएं बरामद हुई हैं। तो कविताएं लिखना जुर्म मानो, तो अभी अदालत लोगों के विचारों पर भी फांसी लगाई। आप हमें बिना सबूतों के सिर्फ शक और उस गद्दार की झूठी गवाही के आधार पर सजा नहीं दे सकते। बिल्कुल, न्याय का तकाजा ये है कि हम सभी नौजवानों को बाइज्जत बरी किया जाए। माय लॉर्ड, ये सिर्फ अदालत को गुमराह कर रहे हैं और इनका मास्टरमाइंड वो बिस्मिल है, वही ये सब करता है। तुम लोगों की ये कानूनी चालें इस अदालत में नहीं चलेगी। अब सबूतों की बात मत करो। ये अदालत बनारसी दास की गवाही को 100% सच मानती है। बिस्मिल दादा, हम इतना तो समझ गया है कि इस अदालत को न्याय से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल। इनको तो बस बगावत को कुचलने के लिए कुछ गर्दनों की जरूरत है, बस, और कुछ नहीं। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ठहरिए जज साहब, आपकी पुलिस, आपके वकील और आपके मुखबिर तीनों ने चीख चीख कर यह साबित करने की कोशिश की है कि इस पूरे अचार्य का मास्टरमाइंड, उसका सेनापति, उसका दिमाग मैं। क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल, तुम ही इस फसाद की जड़। तो फिर आप इस फसाद की जड़ को ही काटिए ना। तो फिर आप इस फसाद की जड़ को ही काटिए। जब योजना मेरी, हथियार मैंने बांटे, इनका लीडर मैं हूं, तो फिर फांसी मेरे साथियों को दी जा रही है। मां, ये क्या कह रहे हैं आप? हम आपके साथ दिए हैं, आपके साथ ही करेंगे। हमें जिंदगी की भीख नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। आपकी फांसी से पहले हम फांसी चढ़ेगा दादा। ऑर्डर प्लीज। राम प्रसाद, तुम अपने साथियों को बचाने के लिए एक महान नाटक कर रहे हो, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत जानती है कि तुम में से कोई भी इस हुकूमत के लिए कम डेंजर नहीं है। इसलिए हम आजादी की इस बीमारी को जड़ से काटना चाहते हैं। यह अदालत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहारी को सजा ए मौत की सजा सुनाते हैं। आप लोगों की फांसी 19 दिसंबर को होगी। एंड राजेंद्र लहारी, तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है ना? तुम्हारी इस बेचैनी को इस अदालत ने नोट कर लिया है, इसलिए तुम्हारी फांसी 17 दिसंबर को होगी। एंड कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। मुझे माफ करना भाइयों, ब्रिटिश हुकूमत को मुझ अकेले का खून काफी नहीं लगा। राम भाई, आजादी की बेटी पर एक ही फूल क्यों चढ़े? बिस्मिल दादा, हम सब मिलकर भारत माता का श्रृंगार करेगा और गोले में हाथ पहनेगा दादा। हाँ दादा, क्या बात है। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। कल मुझे, अशफाक और बिस्मिल को फांसी दे दी जाएगी।
मुझे मरने का बिल्कुल डर नहीं। मैंने जो कुछ किया देश के लिए किया। मेरी माँ, तुम्हें मेरी मृत्यु पर शोक नहीं करना, गर्व मनाना है, क्योंकि तुम्हारा बेटा देश के लिए आजाद हुआ है। तुम्हारा ठाकुर रोशन सिंह। वंदे मातरम। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आकर के हे भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं मजहब से बंध जाता हूं, मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे पुनर्जन्म ही मांगूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपनी प्यारी मातृभूमि पे मरने का सौभाग्य मिला। अफसोस इस बात का है कि अपने भारत को स्वतंत्र होते देख नहीं सका। मैं चाहता हूं मेरे खून का एक कतरा आजादी के लिए बहे और आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करे। किसी से कोई शिकायत नहीं, जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से किया, देश प्रेम से किया। मेरी मां से कहना रोए ना, गर्व करे। मेरे साथियों से कहना हिम्मत ना हारे, संघर्ष जारी रखे। और मेरे देश से कहना मैं मरा नहीं हूं, मैं अमर हो रहा हूं। मेरा खुदा जानता है मेरे हाथ किसी बेगुनाह के खून से नहीं रंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वंदे मातरम। भारत माता की जय। पूज्य माता जी, मैं जानता हूं कि यह पत्र पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, पर मेरी मां रोना मत। मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि मुझे फांसी हो रही है, बल्कि मुझे गर्व है कि मैं देश के लिए शहीद हो रहा हूं। काश मुझे 100 जन्म और मिलते तो मैं 100 के 100 बार अपनी इस मिट्टी पर इसी तरह न्यौछावर हो। अगर कभी मेरा नाम लिया जाए ना मां, तो सिर मत झुकाना, सिर उठाकर कहना कि वो देश का सिपाही था, गद्दार नहीं। उसने देश की आजादी के लिए क्रांति की। लेकिन एक बात कहूं, मुझे लगता है कि इस क्रांति में थोड़ी जल्दबाजी है। शायद हमारा देश हमारी इस क्रांति और शहादत के लिए तैयार नहीं, शायद तैयार है। लेकिन तू दिल छोटा मत करना, तू दिल छोटा मत करना। देखना, आज ना सही, लेकिन भविष्य में हमारी क्रांति और शहादत को ये देश जरूर स्वीकार करेगा। मैं फांसी के फंदे पर जा रहा हूं, लेकिन मेरे लिए फांसी का फंदा नहीं, विजय का द्वार है। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। मेरा रंग
ऐसी आवाज है, हमारी आजादी के मरने का यही अंदाज है अजीजा में वतन तू हस्न में जाने वतन, शान है तेरी वतन से और तू शाने वतन, कर रहे बदना रहे वतन ये मोहब्बत भोला तम, देश मसरत है हमारा, देश है अपना धर्म, देश है अपना धर्म, देश है अपना धर्म, दबी हुई चिंगारी थी जो आज बना है शोला, हाँ दबी हुई चिंगारी थी जो आज बना है शोला, किस मस्ती से पहन के निकला ये बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। शहीदों में सिर्फ ये चार नहीं थे, न जाने कितने हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनके लिए हमारी किताबों में कभी जगह नहीं मिली। उनसे प्रेरित होकर देश का बच्चा बच्चा बिस्मिल और अशफाक बनना चाहता था। जैसे ये मरकर फिर आ जाते हैं, किसी रूप में, किसी और जगह, किसी और समय में, उसी जज्बे, उसी जुनून और भारत की आज़ादी के उसी सपने के साथ। और ये सपना साकार हुआ 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये क्रांतिकारियों का सपना सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये चाहते थे हर तरह की औपनिवेशिकता से आजादी। इसलिए उनका संघर्ष केवल इतिहास नहीं, वो आज भी हमारे भीतर है। कोई बिस्मिल, कोई अशफाक आज भी हमारे में जिंदा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, फर्म पर मिटने वालों का यही बाकी शान होगा। आशा करता हूँ नाटक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो एक छोटा सा प्रयास हमने किया काकोरी और बिस्मिल के बहाने इस देश के सशस्त्र क्रांति के इतिहास को जानने और समझने का, हम कुछ सफल हो पाए होंगे। मैं बुलाना चाहता हूं मंच पर जो इस पूरे नाटक की निर्देशक निर्देशिका थी प्रियंका शर्मा जी को। प्रियंका शर्मा जी, प्रियंका शर्मा जी, प्रियंका शर्मा जी मंच पर आए। मैंने पहले ही कहा, मुझे सबसे पहला बल प्रियंका जी ने प्रदान किया। मैं सोच रहा था, मैं कुछ आउटलाइन बना रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ट्रेन कैसे दिखाई जाएगी। प्रियंका जी ने कहा आप चिंता न करो, सब कर दूंगी, सब हो जाएगा। और मुझे लगता है कि उनका विश्वास बहुत हद तक सफल हो गया है। मैं अपने दो अतिथियों का मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहता हूँ, स्वामी दीपांकर जी को, वागीश पाठक जी को,
मैं आग्रह करूंगा स्वामी जी से कि हमारी निर्देशिका जी का सम्मान करें। बागीश सर आप स्वामी जी, मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा सा कुछ आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। यकीन मानिए, इतना सब कुछ देखने के बाद कहने के लिए तो एक शब्द भी नहीं होता। कभी कभी आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको निशब्द कर देता है। मगर प्रियंका जी को, प्रकाश भाई को और जितने मंचन कर रहे, कार्यक्रम कर रहे, जो योद्धा ही कहूँगा मैं तो उनको, क्योंकि ये साधारण है नहीं कि इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण लोगों के जीवन को ऐसे दर्शाया जा सके, ये साधारण सच में नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार हमने आज ये मंचन देखा, और एक प्यारी सी चीज़ जो मुझे लगी, प्रियंका जी तो उसको भली भांति जानती होंगी, कि परमात्मा कभी धरती पर नहीं उतरता, वो संकल्प बनकर हम लोगों के भीतर उतरता है। तो बस मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जो महत्वपूर्ण बात कही कि हम लोग एक रहें, संगठित रहें और अपने भारत के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। और अगर जो हम यूं ही समर्पित रहेंगे तो कहना भाई साहब का था कि हृदय पर हम यूं ही छपे रहेंगे, आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का। और सही मानिए प्रकाश भाई, ये वाकई ही प्रकाश है जो आपने किया है। ये दो जो लाइटें जल रही हैं ये कम प्रकाश है, आज आपने ज़्यादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर सत्यपाल जी कृपया मंच पे आएं, और ये एक संध्या जी बुलाओ, एक बड़ा वाला मोमेंटो और अंगवस्त्र। मैं आग्रह करता हूं वागीश पाठक जी का अंगवस्त्र और मोमेंटो द्वारा उनका स्वागत करें। मैं सत्यपाल जी को अतिथि नहीं मानता। सत्यपाल जी हमारे संस्था के मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, इसीलिए मैं उनको ये आग्रह कर देता हूँ ये लिबर्टी मैं थोड़ी उनसे ले लेता हूँ। हाँ, अभी वागीश जी एक और निवेदन, थोड़ा आशीर्वचन आपका। सतपाल जी, भाई साहब, प्रकाश जी और सारे दर्शक, ये बहुत बड़ी भावनात्मक प्रस्तुति थी जो हमको इतिहास के पन्नों में ले गई और हम लोगों को पुनः उस जगह खड़ा कर दिया कि हमने सोचा कि क्रांति कैसे आई होगी। ये हमने इसका प्रारूप देखा। और सबसे बड़ी बात यही है कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। हर वर्ष, हर साल ऐसे मेले लगने चाहिए। ये क्रांति जारी रखनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट और लूंगा अभी कलाकारों का थोड़ा सा बुला लिया। मैं प्रियंका जी को माइक दे रहा हूँ, थोड़ा स्वागत करेंगे इनका कलाकारों का। रुकिए ना स्वामी जी, एक बार कलाकारों के स्वागत के लिए मैं कुछ लोगों को मैं चाहता हूँ जो हमारे अतिथि हैं। नरेश रावल जी आ जाएं, बब्रुवाहन जी भी आ जाएं, साध्वी जी मंच पे आएं। हाँ, मैं आग्रह करता हूं प्रियंका जी से, वो थोड़ा कलाकारों का परिचय भी कराएंगे और उनका स्वागत भी करते जाएंगे। उसके बाद जब हम निकलेंगे आपको कुछ एक अल्पाहार का पैकेट हम देंगे, ताकि जब घर जाएं तो थोड़ा जो बौद्धिक खुराक मिली है, कुछ थोड़ी सी खुराक वो पेट को भी मिल जाए। प्रियंका जी। मैं अपने पात्रों से अनुरोध करूंगी कि वो अपना परिचय खुद ही दें। जो इतना समय तक मंच संभाल सकता है वो परिचय भी दे सकता है। जी आइए और अपना परिचय दीजिए। करण कुकरेजा। हुर्मत, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू, गौरी थापलियाल। थैंक यू, हेमलता।
थैंक यू लविश गुप्ता। वंदे मातरम पिंटू कुमार। नमस्कार, धन्यवाद। मैं दीपक दिवाकर। मैं पृथ्वी वर्मा। नमस्कार, मेरा नाम हरीश तेवतिया। नमस्कार, माही वाधवा। नमस्कार, सीए नितिन शर्मा। प्रणाम, किशन सिंह। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत सहगल है। नमस्कार, पारसा दीजा। मैं कनिष्का झा। मेरा नाम प्रियंका है। पकड़ो पकड़ो। और अब मैं बुलाना चाहूँगी जिन्होंने इतने समय तक मंच पर आप सभी को बांधे रखा। सबसे पहले रोहित ये भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र लाहड़ी की। कपिल सारस्वत भूमिका निभा रहे थे ठाकुर रोशन सिंह की। अविनाश तोमर भूमिका निभा रहे थे अशफाकुल्ला खां की। और अंत में निशांत भारती भूमिका निभा रहे थे। जोर से बोलिए, राम प्रसाद बिस्मिल। जी, आप सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ म्यूजिक पर थे हमारे साथ विपिन जी। विपिन सर, विपिन सर, किशन, नितिन शर्मा, नितिन शर्मा, ये पार्थ शाजीदा, नितिन शर्मा, वो शायद बुलाएंगे। और कोई भी प्रस्तुति जो मंच के पीछे के कलाकार हैं उनके सहयोग के बिना पूरी ही नहीं हो सकती। इसीलिए मैं अनुरोध करूंगी यहाँ पर गिरीश बदलानी जी
सोती और नीरज दादा। प्लीज आप सभी मंच पर आ जाएं। मेकअप में हमारे साथ थे जतिन, हाँ आ जाएं तो सब लोग, मुझे तो दिख भी नहीं रहे कौन कहाँ है। गिरीश बदलानी, सोती, रमन प्रसाद, सोती, नीरज दादा तो आ गए। हाँ दादा। और लाइट्स पर थे सुशील कांत मिश्रा, आइए सुशील जी। सबका हो गया क्या? हाँ मैं उनको बोल देती हूँ, बाकी लोग बैठ जाते हैं। गिरीश बदलानी और सोती नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जो बच्चे हैं वो प्लीज आगे आकर बैठ जाएं और बाकी सभी लोग एक सामूहिक तस्वीर के लिए एक फ्रेम में आ जाएं। मैं यहाँ आ जाती हूँ हाइट के हिसाब से। यहाँ आ जाओ ना ऐसे, इधर आओ। करण, नहीं करण को आने दो। मैं दिखूंगी भी नहीं, मैं सेंटर में मैं आती हूँ। भाई साहब रुकिए। आवाज आई है? प्रियंका जी, आपके नाटक का ये है कि लोग अभी भी रुके।